नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक अध्ययन विषय में आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों पुरा स्थल देखेंगे। पुरा स्थल से दोस्तों सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां प्राचीन औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों पूरा स्थल से संबंधित कुछ तथ्य थे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। यहाँ से भी सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। देखिए दोस्तों, भीमबेटका गुफा से भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान से आप लोग इसे देखिए। भीमबेटका गुफा, इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं व प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से सीटेट एग्जाम में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। हड़प्पा सभ्यता का उदय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तांबे और कांसे से हथियार बनाए जाते थे। सोने व चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे और इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में यहाँ से 2-3 तथ्य पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है इसमें से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा गलत है। तो आप सभी लोग इन सभी तथ्यों को ध्यान से देखते हुए चलिए। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार इसके निम्न कारण हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है नदियां सूख गई होंगी। दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया होगा। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। नेक्स्ट है बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि सभी हड़प्पा कालीन नगर नदियों के किनारे नहीं बसे थे। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो ये सभी तथ्य हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है चोलकालीन मंदिर। देखिए दोस्तों, द्रविड़ शैली में निर्मित चोलकालीन मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। इन मंदिरों के भीतरी भाग गर्भगृह में देवी देवताओं की कांस्य मूर्तियां स्थापित की जाती थी। इसके अलावा इन मंदिरों में कुछ प्रतिमाएं राजाओं एवं भक्तों की भी होती थीं। राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजा को देवता के रूप में प्रचारित करना था। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बिंबिसार। इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। बिंबिसार 542 ईसा पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह हर्यक वंश के थे। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था।
बिंबिसार की मृत्यु का कारण उनका अपना ही पुत्र अजातशत्रु था, जिसने उन्हें कैद करने के बाद भूखा मार दिया था। तो ये सभी तथ्य आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आईने अकबरी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर का सर्वत्र शांति का विचार। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, पादरियों आदि धर्म के अनुयायियों के साथ इबादत खाना में धर्म के मामले पर चर्चा की। इस विचार विमर्श से अकबर की यह समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। नेक्स्ट है दोस्तों शासन के सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। अगला है दोस्तों बहादुर शाह जफर और 1857 का विद्रोह। यहाँ से भी प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। 1857 विद्रोह के समय मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात दिल्ली पहुंची। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और लाल किले के पास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया। आगे दोस्तों बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। जब बहादुर शाह ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। तो यहाँ से दोस्तों तथ्य के रूप में पूछा जाता है, कई तथ्य दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कौन सा तथ्य सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या बदलाव हुआ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को एक शासन के अधीन ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। कब? 1857 के विद्रोह के बाद। तो ये सभी तथ्य आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन से भी प्रश्न पूछा जाता है। ब्रिटिश शासन में वर्ष 1919 में भारत में लागू किए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया तथा इस कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन के बारे में ये सभी तथ्य आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जात पात का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना आदि के लिए कार्य करना था। नेक्स्ट है दोस्तों महाद्वीप। महाद्वीपों से भी प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर केवल वही तथ्य आपको देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाद्वीप से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं।
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर फैला है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। पूछा जाता है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल भी स्थित है जो विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है, जबकि गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। तो ये सभी तथ्य आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कुल 8 ग्रह हैं। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। सौर मंडल में उपस्थित 3 ग्रह बृहस्पति, शनि एवं अरुण के चारों तरफ धूल कणों एवं गैसों के घेरे पाए जाते हैं या छल्ले पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मौसम। मौसम से भी प्रश्न पूछा जाता है। ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती हैं, जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं, और ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती हैं। यदि पृथ्वी अपने कक्ष के समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में मौसमी परिवर्तन नहीं होता। कब? जब पृथ्वी अपने कक्ष के समतल की ओर नहीं झुकी होती तब। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती है। शरद ऋतु मानसून के लौटने का मौसम है। शरद ऋतु में पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, अर्थात शरद ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों जलवायु। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। मौसम संबंधित दीर्घकालीन अवस्था ही जलवायु कहलाती है। मौसम संबंधित दीर्घकालीन अवस्था ही जलवायु कहलाती है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, अपितु एक निश्चित समय अंतराल पर होने वाला परिवर्तन है, और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर ही नहीं, अपितु पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, वर्षा अक्षांश और देशांतर की स्थिति पर भी निर्भर करती है। यहां से प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा, यहां से भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट है दोस्तों भ्रंशोत्थ पर्वत। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने अथवा बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी तथ्य आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ऊपर उठे खंड को उदखंड या हार्स्ट तथा नीचे धसे खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है, जैसे यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इसके उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वायुमंडल। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है।
वायुमंडल की सबसे निचली परत को दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादलों का निर्माण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और पवन प्रवाह, कोहरा, वर्षा आदि दशाएं विकसित होती हैं। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक विस्तृत है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। सभी तथ्य ध्यान से देखिए। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। इस मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। इसके बाद बाह्य एवं बहिर्मंडल आते हैं और आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। आयन मंडल बाह्य मंडल का ही एक भाग है। आगे बढ़ते हैं। आतपन, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। आतपन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं या सौर स्थिरांक भी कहते हैं या आतपन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। डॉल्फिन से भी प्रश्न पूछा जाता है। डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अपवाह तंत्र में पाई जाती है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह स्तनधारी जंतु गंगा नदी की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बायोगैस, बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। इसके प्रमुख घटक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। SHO स्टेशन हाउस अफसर, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम स्टेशन हाउस अफसर, स्टेशन हाउस अफसर SHO है, इसे याद रखिएगा। SHO स्थानीय थाने का प्रभारी होता है। वह पुलिस स्टेशन की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। वह SI से ऊपर लेकिन DSP से नीचे रैंक पर होता है। अदालत में उपस्थित होने का अधिकार केवल SHO को ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहायक के रूप में मान्यता दी गई। अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान सहदायक माना गया है। इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियां दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान से देखिए। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता या अर्थ विवेचना करता है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें
उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, संघवाद। संघवाद से भी प्रश्न पूछा गया है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकारें हों उसे संघवाद कहा जा सकता है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकारें और दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकार एक साथ एक ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती है। सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। खनिज दो प्रकार के होते हैं, अधातु खनिज, धातु खनिज। अधातु खनिज में कोयला, हीरा, जिप्सम आदि आते हैं और धातु खनिज में लोहा, तांबा, सोना आदि आते हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है तथा यह विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। खनिजों का निश्चित भौतिक तथा रासायनिक संगठन होता है। खनिज धात्विक और अधात्विक तथा ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। यहाँ पर जितने तथ्य लिए गए हैं ये सभी तथ्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लद्दाख। भारत के लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से सटे होने के कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। भारत में अपील प्रणाली। अपील शब्द का अर्थ है किसी मामले को किसी निचली अदालत के ऊपर की किसी अदालत में इस नजरिए के साथ ले जाना कि सुनाया गया फैसला माने जाने योग्य है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपील प्रणाली किसी निचली न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच किए जाने का आवेदन होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। चट्टान। चट्टानों से भी प्रश्न पूछा जाता है। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा सा देखिए। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा जब समय के साथ ठंडा होता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों का हवा, नदियों व सागरों द्वारा मृदा अपरदन होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों में अत्यधिक जीवाश्म पाया जाता है, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। ये सभी तथ्य आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कायांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी शैल ही उच्च ताप और दाब के प्रभाव के कारण अपरदित होकर कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। रूपांतरित चट्टान पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है तथा बनावट, रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। कायांतरित शैल का एक अच्छा उदाहरण संगमरमर है, जो चूना पत्थर के रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच पाया जाता है। इस प्रकार के घास के मैदान में घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियाँ और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील का कंपोस, वेनेजुएला के लानोस, पूर्वी अफ्रीका का सवाना आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैत्री अनुसंधान केंद्र से भी प्रश्न पूछा गया था। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा अस्थायी शोध संस्थान है। इसका निर्माण वर्ष 1984 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हिमोड। हिमोड से भी प्रश्न पूछा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहते हैं और बड़े बड़े हिमखंडों को हिमनद कहते हैं, जो अपने भार के कारण नीचे खिसकते रहते हैं। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेप बनते हैं उन्हें हिमोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोयस। लोयस पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल व मिट्टी के महीन कणों के वृहद जमाव को कहा जाता है। इस तरह के जमाव को लोयस नाम जर्मनी के अल्सेस प्रांत में स्थित लोयस ग्राम के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से देख लीजिए। ये मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त व बहुत उपजाऊ होती है। ऑक्सीकरण के कारण इनका रंग पीला या भूरा होता है। नेक्स्ट है तटबंध। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है।
तटबंध ऐसे बांध अथवा पत्थर या कंक्रीट के पलस्तर से सुरक्षित मिट्टी या मिट्टी तथा कंकड़ इत्यादि के मिश्रण से बनाए तटों या ऊंचे टीलों को कहते हैं, जिससे पानी के बहाव को रोकने या सीमित करने का काम लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शंकुधारी वन, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। शंकुधारी या कोणधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष चीड़, देवदार, फर, हेमलाक, स्प्रूस हैं। इसके उत्तर में टुंड्रा वन एवं दक्षिण में स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। टैगा वन प्रदेश की पत्तियां मोटी व सुइयों के आकार की होती हैं, जो कम वाष्प उत्सर्जन करती हैं तथा शीत ऋतु में ठंड से बचाव में सहायक होती हैं। ये सभी तथ्य आप लोग शंकुधारी वन के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला बेसिन है। इस बेसिन में हिमालय और सुंदरवन का डेल्टा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इस बेसिन में मैंग्रोव वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली मुख्य फसलें धान हैं, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा और चने इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली द्वितीयक फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं, मृत सागर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, यह क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मृत सागर में नमक की अधिकता के कारण इसे सॉल्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। आगे बढ़ते हैं, रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान से देखिए। रक्षक मेखलाएं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में इस विधि द्वारा पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मृदा परिच्छेदिका, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जातक। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है गुरु अंगद। इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इन्हें भी ध्यान से देखिए। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरमुखी का आरंभ किया तथा आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। नेक्स्ट है दोस्तों, एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता। एथेनियन लोकतंत्र की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान से देखिए। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। एथेनियन लोकतंत्र नागरिक गुण के सिद्धांत के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो ये सभी विशेषताएं एथेनियन लोकतंत्र की हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महालवारी भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। महालवारी भू राजस्व व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के तहत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था तथा गांव के मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे।
जिन्होंने सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल में लागू किया गया। इस व्यवस्था में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। भूमि पर किसानों का मालिकाना हक होता था तथा वे स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के 51% क्षेत्र में लागू था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दरगाह, सूफी संत के मकबरे को दरगाह नाम से जाना जाता है, जो एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। खानकाह, किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठके और विश्राम गृह बने होते हैं, जिन्हें खानकाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईदगाह, वह स्थान जहां ईद के मौके पर लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं, ईदगाह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। रामानुज, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज ने प्रस्तावित किया था। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वालों में रामानुज का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की। इन्होंने गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, भगवद गीता पर टीका आदि। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1772 में स्थापित दीवानी अदालत, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दीवानी अदालत में राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई होती थी। हर जिले में एक दीवानी अदालत स्थापित की गई, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालत थी। इसके प्रधान भी यूरोपवासी होते थे। इसके नीचे अनेक छोटी अदालतें होती थीं, जिनके प्रधान भारतीय जज होते थे। आगे बढ़ते हैं। गैरीसन नगर से भी प्रश्न पूछा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। गैरीसन नगर से अभिप्राय किले बंद बसाव से है, जहां सैनिक रहते हैं। ब्रिटिश शासन काल में इन नगरों का उदय हुआ। इन्हें छावनी नगर भी कहते हैं। गैरीसन नगरों के रूप में विकसित प्रमुख नगर हैं अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, ऊधमपुर इत्यादि। इसे ध्यान से देख लीजिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद से भी कई प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधि नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार बना सकती है। आगे दोस्तों, वात दिग्दर्शक या वात दिग्दर्शी, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र को आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से भी प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे एक अत्यंत गाढ़ी परत होती है, जिसे मेटल कहते हैं। सबसे आंतरिक संरचना को कोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीप टाइड, जिसे लघु ज्वार भाटा कहा जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। जिस समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में नहीं होते हैं, अर्थात ये पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं, तो यह स्थिति नीप टाइड की होती है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम रहता है और ज्वार भाटा अधिक बलशाली नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदी विसर्प, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती है और इस दौरान नदियों के मुड़ने से एस आकार की संरचना बन जाती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नदियों का ये घुमाव अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि। आगे बढ़ते हैं। पिसीकल्चर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है। और विटीकल्चर किसे कहते हैं?
अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर से भी प्रश्न पूछा गया है। हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जिनसे हमें फल, सब्जी, नट, सजावटी पौधे तथा फूल आदि प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन के द्वारा रेशम का निर्माण सेरीकल्चर कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न सीटेट एग्जाम में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान से देखिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आम चुनाव के बाद की जाती है या फिर तब होती है जब कोई मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे या बर्खास्त कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल। राज्यपाल से भी प्रश्न पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। इस क्लास से सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।